सारा दिन काम करता था, लेकिन वो रोज रात को ढाबा बंद होने के बाद कचरे के ढेर से पुरानी किताबें उठाकर लाता और रात की चांद की रोशनी में बैठकर पढ़ता था। एक दिन मैं उस ढाबे पर चाय पीने के लिए गया। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। मैं बहुत परेशान था और मेरा एक प्रोजेक्ट में लॉस हो गया था, इसीलिए मैं काफी परेशान था। वो छोटा बच्चा मेरे पास चाय लेकर आया और उसने पूछा कि सर, आप क्यों परेशान हैं? मैंने उसे ऐसे ही बातें करते हुए बताया कि मेरा एक प्रोजेक्ट में नुकसान हो गया है। तो वो मुझसे बोला कि मेरे पास आपकी परेशानी का हल है। उसने मुझे प्रोजेक्ट के बारे में एक ऐसी सलाह दी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं खामोश अपने शानदार घर के लाउंज में बैठा हुआ था। मेरा सर दर्द से फट रहा था, हाथ थोड़े थोड़े कपकपा रहे थे। आज जो नुकसान मुझे मेरे उस प्रोजेक्ट में हुआ था, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे मेरे सीने में दर्द होने लगा था। अभी मैं अपनी सोचों में ही डूबा हुआ था। मेरे 2 बेटे थे, बड़े का नाम राहुल था और छोटे का नाम राघव। कि तभी लाउंज में मेरा बड़ा बेटा आया। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, उसके हाथ में जो फाइल थी, वो फाइल उसने जोर से टेबल पर पटकी और मुझे देखते हुए बोला, क्या है ये सब? आज मुझे बता दीजिए आप, और कब तक ऐसे करते रहेंगे और कितना नुकसान करेंगे? इससे पहले भी आपकी वजह से एक और बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई थी और अब फिर ये नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसकी बात सुनकर मुझे मेरे सीने में घुटन सी महसूस होने लगी। बिना कुछ बोले अपनी जगह से खड़ा हुआ। मुझे ऐसे चुपचाप खड़ा होता देख वो बोला, आप इस बार हमसे नजर नहीं चुरा सकते। आपको बताना पड़ेगा कि ये सब क्या ड्रामा है। जब मैंने आपसे कहा था कि क्लाइंट से मैं खुद ही डील करूंगा, तो आप आगे क्यों आए? आप इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से उन लोगों को समझा भी नहीं पाए और ना ही आपने मीटिंग को अच्छी तरह से हैंडल किया। मीटिंग में क्लाइंट को इम्प्रेस करना होता है, आपने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। पूरी मार्केट में कोई हमसे डील नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अब आपके पास कोई जवाब नहीं है इन बातों का। मैं हैरान होकर अपने बेटे की शक्ल देख रहा था। ये बिजनेस मेरा था, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था और आज इस बिजनेस को यहाँ तक लाने वाला भी मैं ही था। मेरे बेटे को तो बस कुछ ही टाइम हुआ था इस बिजनेस को ज्वाइन किए हुए। वो मुझे ऐसे कैसे बोल सकता था? मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो अपनी आवाज को ऊंची करते हुए बोला, अब आप ऑफिस के किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ये सब फिर से ठीक कैसे करना है मैं खुद देख लूंगा। मैं सब कुछ अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। ये कहकर वो कमरे से चला गया था, जबकि मैं वहीं कुछ देर खड़ा रहा था। मैं सोच रहा था, ये मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा बिजनेस है और ये मुझसे मना कर रहा है कि अब आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बहुत परेशान था। मैं बाहर आया और मेरी गाड़ी बाहर ही खड़ी हुई थी। मैं अंदर से इतना ज्यादा परेशान था कि मेरा किसी से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। मैं गाड़ी में बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मैं कहाँ जा रहा था मुझे खुद भी नहीं पता था। और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह की बातें मुझे सुनाई गई थी, उन्हें याद कर करके मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। मैं जानता था कि मेरा बेटा गुस्सा जरूर करेगा, मगर मुझे इस बात का भी यकीन था कि वो इस वक्त मुझे समझेगा, मेरी बात को समझेगा। लेकिन उसने मुझे नहीं समझा था। मैं गाड़ी लेकर काफी दूर आ गया था और मुझे रास्ते की भी पहचान नहीं हो रही थी और अब रात काफी हो गई थी, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को एक ढाबे के सामने रोक दिया था। कुछ देर में अपनी गाड़ी में ही बैठा हुआ गहरी गहरी सांस ले रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकल आया था। चारों तरफ अंधेरा हो रहा था और चांद की चांदनी फैली हुई थी। मैं चुपचाप जाकर उस ढाबे के बाहर रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया था। एक बार फिर मैं वही सब कुछ सोचकर परेशान होने लगा कि अचानक से मेरे बिजनेस में इतना बड़ा नुकसान कैसे हो रहा है। अभी मैं अपनी सोचों में डूबा हुआ था कि एक छोटा सा बच्चा मेरे पास आया और अपना मेन्यू कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जी साहब, क्या चाहिए आपको? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे सामने एक कमजोर सा छोटा सा बच्चा खड़ा था। हाथ में एक किताब थी, दूसरे हाथ में एक रुमाल था और उसने एक फटा हुआ बनियान पहना हुआ था। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरी आंखों के सामने हाथ हिलाता हुआ बोला, कहाँ खो गए साहब? कुछ चाहिए आपको? अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो बता दीजिए, मैं और लोगों से ऑर्डर ले लेता हूँ। उसकी बात सुनकर अब उसके हाथ में जो किताब थी, मैं उसको देख रहा था, मगर मुझे समझ नहीं आया था कि वो कौन सी किताब है और मैंने सिर्फ एक चाय का ऑर्डर दिया था
और वहीं कुर्सी पर बैठकर चांद को देखने लगा था। जब से मेरी पत्नी इस दुनिया से गई थी तब से मुझे बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, और ये नुकसान मेरा पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी 1-2 बार मेरा बिजनेस में नुकसान हो चुका है, लेकिन इस बार मैं इतना परेशान था कि इससे पहले मैं इतना परेशान कभी नहीं हुआ था। जिस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की थी, अगर आज मुझसे एक गलती हो गई है तो मेरा बेटा मुझे इतनी बातें कैसे सुना सकता है। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद वही छोटा सा बच्चा मेरे पास चाय लेकर आया और मुझे देखकर बोला, अगर हम परेशान होते हैं और उस चीज के बारे में बार बार सोचते रहते हैं तो हम खुद को और ज्यादा बेबस और लाचार महसूस करते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि जो हमसे गलती हो गई है उसे भूल जाएं और उस गलती से सीखें, क्योंकि जो कुछ भी हो चुका है हम उसे बदल तो नहीं सकते, और हाँ, अब जो होने वाला है उसे अच्छे से कर सकते हैं। और आप खुद समझदार हैं। शायद वो मेरे चेहरे पर परेशानी देखकर समझ गया था कि मैं परेशान हूँ। इस बच्चे की उम्र 10 साल होगी, मगर उसकी बात सुनकर मैं उठकर खड़ा होने पर मजबूर हो गया था और वो इतना कहकर जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, रुको। वो मेरी तरफ वापस पलटा। मैंने उसे कहा, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात कर सकते हो? और उसने सर ना में हिलाते हुए कहा कि नहीं, अभी मुझे बहुत काम है और अगर मैं आपसे बातें करने बैठ गया तो मेरा काम पूरा नहीं होगा। जल्दी जल्दी सारा काम करके मुझे जल्दी छुट्टी लेनी है और फिर पढ़ना भी है। ये कहकर वो दूसरे आदमी के पास चला गया और मैं हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक काम को कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बच्चा मुझे थोड़ा अलग लग रहा था। वो बच्चा मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। फिर मैंने इशारे से ढाबे के मालिक को बुलाया और उसको कुछ पैसे देते हुए उससे कहा, क्या तुम इस बच्चे से कह सकते हो कि थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए, मुझे इससे बातें करनी है। उसने पैसे लिए और बोला, हाँ साहब, अभी बेचता हूँ। वैसे इस लड़के को सब बहुत पसंद करते हैं और जो भी उससे बातें करता है उसका दिल करता है कि वो उससे बातें ही करता रहे। इतनी कम उम्र में भी इतना सुलझा हुआ और इतना समझदार और मेहनती बच्चा है। इसको पढ़ने का भी बहुत शौक है। पता है साहब जी, हमारे ढाबे के पीछे कचरे का ढेर पड़ा रहता है। उसके पास ही एक रद्दी की दुकान भी है। वहीं से किताबें लाकर ये किताबें पढ़ता है। इसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने इसे एक बार कहा भी था कि मैं तेरा स्कूल में एडमिशन करवा देता हूँ, मगर साहब जी आपको पता है, ये कहता है कि मैं अपनी मेहनत के पैसे से पढ़ूंगा। बहुत मेहनती और खुददार बच्चा है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो बच्चा मेरे पास आया और मेरे पास बैठकर बोला, लगता है साहब जी आप बहुत अमीर हो, कहाँ से आए हो? और मैंने उसका छोटा सा कमजोर सा हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, एक बात बताओ, जब तुम्हारा ढाबे का मालिक तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करवाना चाहता है तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेते? तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम इतनी कम उम्र में भी इतने समझदार लग रहे हो। अगर तुम पढ़ लिख लोगे तो बहुत आगे जाओगे। मेरी बात सुनकर वो बोला, लगता है साहब जी आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं और जहाँ तक आपको देखने से लग रहा है आपके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़ा पीछे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि स्कूल जाने से इंसान पढ़ लिख तो जाता है, लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं है जब तक आप में इंसानियत न हो। मैं स्कूल तो नहीं जाता, लेकिन मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। मेरा मालिक मुझसे कहता है कि मैं तेरा एडमिशन स्कूल में करा देता हूँ, लेकिन मुझे पता है वो इस एहसान के बदले में मुझसे डबल काम करवाएगा और मेरे ऊपर एहसान जताएगा और पढ़ने लिखने का टाइम भी मुझे नहीं देगा, और सिर्फ कुछ घंटे स्कूल जाकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अभी जैसा चल रहा है मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही चलने दूंगा, और थोड़े टाइम के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और ज्यादा पैसे कमाने लगूंगा तब मैं खुद मेहनत कर करके खुद पढ़ूंगा, लेकिन अभी नहीं। मैं उसकी बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ था। आज तक मैंने किसी भी 10 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी थी। वो मेरी तरफ देखता हुआ मुझसे बोला, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है और ना ही मैं इतना ज्यादा परेशान रहता हूँ। आप बहुत परेशान लग रहे हैं, बताइए आपको क्या हुआ है? आप जब से आए हैं बार बार अपने माथे पर हाथ रख रहे हैं। आपने चाय भी नहीं पी, वो भी ठंडी हो चुकी है। मैं सोच रहा था कि अपनी परेशानी के बारे में उसे बताऊं, लेकिन अभी वो सिर्फ एक 10 साल का बच्चा था। वो मेरी बातें कहाँ ही समझ पाता। मैंने उससे कहा, मेरी बातें तुम नहीं समझ पाओगे। तो उसने कहा कि आप बताइए तो। मुझे पता है आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी बातें बिजनेस के बारे में ही होंगी।
आप मुझे अपनी बात बताइए, हो सकता है मैं आपको आपकी परेशानी का हल बता दूं। उसकी बातें सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा था और फिर मैं उसे देखते हुए बोला, मेरा दिल कर रहा है कि मैं मर जाऊं, मेरा खुद को खत्म करने का दिल कर रहा है। तुम्हें पता है, मैंने दिन रात मेहनत करके अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। मैंने अपने दिन रात लगा दिए सिर्फ इस उम्मीद में कि एक टाइम आएगा जब मेरे बेटे मुझ पर गर्व करेंगे। उनके लिए मैं दुनिया में कुछ कर जाऊंगा। और आज मेरे वही बेटे मेरे सामने खड़े होकर मुझे 4 बातें सुना देते हैं कि मुझसे मीटिंग हैंडल नहीं होती, मैं प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से क्लाइंट को नहीं समझा पाता। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया है, बहुत बड़ा आलीशान, और उसमें मैंने अपने करोड़ों रुपए लगाए हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जगह शहर से थोड़ी दूरी पर है, वहां पर लोग नहीं आ रहे। लेकिन फिर हमने सोचा था कि हम उस शॉपिंग मॉल को किसी और को बेच देंगे। और आज जब मीटिंग हुई, अपने प्रोजेक्ट के बारे में क्लाइंट को बताया, तो उन लोगों ने साफ मना कर दिया कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट पर पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि नुकसान होगा। अभी तक आपके पास से किसी ने एक दुकान भी नहीं खरीदी, तो हमारे पास से कोई कैसे खरीदेगा? मेरा बेटा मीटिंग में पहुंचते हुए थोड़ा लेट हो गया, इसलिए पूरी मीटिंग को मैंने अकेले हैंडल किया। लेकिन इसका कुछ उल्टा ही हुआ। जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था, मैंने अपने बेटे से कहा था, उन्हें समझाया था कि यहाँ जमीन खरीदकर शॉपिंग मॉल नहीं बनना चाहिए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो मेरे दोनों बेटों ने मुझसे कहा था कि डैड, आपको नहीं पता, आपकी उम्र हो गई है, हमें पता है कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है और लोग क्या चाहते हैं। उस वक्त उन दोनों की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। उन्होंने वहां पर बहुत पैसा लगाया, अच्छे से अच्छा मटेरियल और सब कुछ किया, मगर उसके बदले में मुझे क्या मिला? एक मीटिंग खराब होने की वजह से मेरे बेटे ने मुझे इतनी बातें सुना दी। मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं। मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं। मुझे लगा था कि मेरी ये बातें सुनकर ये बच्चा उठकर चला जाएगा और मेरी बातें उसके समझ में नहीं आएंगी। लेकिन वो वहीं बैठकर मेरी बातों को इतने ध्यान से सुन रहा था जैसे उसके पास सच में मेरी परेशानी का हल हो। मैंने गहरी सांस ली और सर झुकाकर कहा कि मुझे लगता है अब मुझे इस बिजनेस से अपना हाथ उठा लेना चाहिए। मैं उन दोनों के बीच अपनी आधी आधी जायदाद बांट देता हूँ। उन दोनों का जो दिल चाहेगा वो करते रहेंगे और जायदाद का बंटवारा करके मैं खुद अकेला रहूंगा। मैंने अपनी पत्नी की मौत के बाद बहुत बार सोचा कि दूसरी शादी कर लेता हूँ, मगर मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मैं शादी कर लेता और मेरी दूसरी पत्नी से बच्चे होते तो कल